एसएनआर के टॉपिक को। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि हमने अपनी जो प्रीवियस स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर एसएनआर के कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारे ट्रेडिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं उनको हम कैसे रिप्लेस करते हैं एक लाइन के साथ, और वो लाइन इतनी ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव क्यों होती है, ये मैंने सब कुछ बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो लाइन चार्ट है अ, वो उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज कंपेयर टू द कैंडल स्टिक चार्ट इन MSNR, मलेशियन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। उसके बाद आपको मैंने ये बताया कि ऐसी एक्यूरेट लाइंस जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगी उनको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है। ये पार्ट 1 में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, हमने लाइंस को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमने मार्केट के डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम का वो लेवल है, और उस टाइम फ्रेम की कैंडल वहां पे आती है, रिजेक्शन लेती है, क्लोजिंग देती है, और क्लोजिंग देने के बाद टू टाइम फ्रेम लोअर हमने फाइंड आउट करना है चेंज ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है। जब चेंज ऑफ ट्रैक्टर फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो गई कि मार्केट अब बुलिश है बेयरिश है। ठीक है, इतना हमने कवर कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3। तो उसमें बात करते हैं कि पार्ट 3 में हमारे पास क्या है। हमने ये लाइन को आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे पास की लेवल आ चुका है जो सपोर्ट, फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि फॉर एग्जांपल ये 4 आवर टाइम फ्रेम का जोन है, 4 आवर टाइम फ्रेम की बेरिश और बुलिश कैंडल है यहाँ पे, जिन्होंने मिलकर ये एक सपोर्ट बनाई है। ठीक है। अब आपको ये बेसिक नहीं का पता होना चाहिए। मैं अब ये बार बार नहीं बताऊंगा कि ये सपोर्ट बेरिश और बुलिश क्यों है। ठीक है। ये बेरिश और बुलिश कैंडल है जहां पे सपोर्ट है, और ये सपोज कर लें, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, यहाँ पे 1 डे हो सकता है, 4 आवर हो सकता है, 1 आवर हो सकता है। जो टाइम फ्रेम होगा, सपोज 4 आवर टाइम फ्रेम है और 4 आवर सपोर्ट टाइम फ्रेम पे हमारे पास रिजेक्शन भी आ चुकी है, और लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ ट्रैक्टर भी हो चुका है। टू टाइम फ्रेम लोअर पे हमारे पास चेंज ऑफ ट्रैक्टर भी हो चुका है। ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हमने क्या करना है उस पर बात करते हैं। उस पे बात करने के लिए मैं डायरेक्ट चलूंगा, कैंडल चार्ट पे ही चलूंगा, और चार्ट पे ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा थियोरेटिकली भी बता देता हूँ यहाँ पे कि जब हमारे पास चेंज ऑफ ट्रैक्टर हो जाएगा, कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, तो हमने क्या करना है, जिस टाइम फ्रेम पे हमने डायरेक्शन देखी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 4 आवर पे हमने डायरेक्शन देखी है, 1 आवर या 30 मिनट पे हमने चेंज ऑफ ट्रैक्टर देखा है, तो दोबारा हमने 4 आवर पे आना है, और एंट्री लेने के लिए, अपनी लिमिट सेट करने के लिए, या जहां से हम बाय सेल करना चाहते हैं वो देखने के लिए हमने दोबारा उसी टाइम फ्रेम पे आना है जहां पे हमने कैंडल रिजेक्शन देखी। 4 आवर पे कैंडल रिजेक्शन देखी तो 4 आवर पे हमने आना है, और यहाँ पे जो पॉसिबल हमारे पास एरियाज आ रहे हैं, जिन पॉसिबल जो हमारे पास की लेवल्स आ रहे हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे मैं चलूंगा, ये है हमारे पास चार्ट, जिसपे 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही देख लेते हैं कुछ, या मे बी 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अब देखो, ये जो करंटली मार्केट मूव कर रही है, तो इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक 4 आवर का लेवल है, 4 आवर का लेवल है, ओपन क्लोज लेवल है, एक की लेवल है। ठीक है, ये वाला। इसके अलावा अगर आप इसको नहीं देखना चाहते हैं, तो आप ये जो पीछे बेरिश और बुलिश कैंडल ने एक स्विंग बनाया है, अगर मैं लाइन चार्ट पे देखूं तो ये हमारे पास एक स्विंग है, एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, जिसके यहाँ पे बेरिश और बुलिश इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, और इसको फर्दर रिफाइन करना चाहें तो हम इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी, तो इनको इन लेवल्स को, इसकी लेवल को मार्केट ने टैप किया है। कहाँ पे टैप किया है? इस कैंडल पे टैप किया है। 4 आवर की कैंडल है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर के लेवल्स हैं। तो जब रिजेक्शन आ जाएगी, कैंडल क्लोजिंग आ जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1 टाइम फ्रेम लोअर जाना है, और यहाँ पे फाइंड आउट करना है चेंज ऑफ ट्रेंड। लाइन चार्ट पे आते हैं। इसने इसने यहाँ पे दी है, देखो इसने प्रेशर यहाँ से लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब इसने प्रेशर लिया है, तो प्रेशर लेने से पहले जो हमारे पास स्विंग लोज और स्विंग लो हाईज बने हैं ना, वो हमारे पास चेंज ऑफ ट्रैक्टर होंगे। प्रेशर लेने के बाद ये भी स्विंग हाई बना है, इसके ऊपर क्लोजिंग चेंज ऑफ ट्रैक्टर को आइडेंटिफाई नहीं करती, या ये एक वीक चेंज ऑफ ट्रैक्टर हम इसे कह सकते हैं, जिसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग वाला चेंज ऑफ ट्रैक्टर ये है, वो वाला स्विंग हाई जो बनता है बिफोर प्रेशर प्रेशर लेने से पहले प्रेशर लेने से पहले प्रेशर लेने से पहले जो स्विंग हाई बना होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और वो हमें
सही इंडिकेट करेगा। मतलब इसके ऊपर जब मार्केट ने क्लोजिंग दी तो हमें पता चल चुका, लाइन चार्ट पे जाऊं तो हमें पता चल गया कि अब मार्केट बुलिश। ये देखो इतनी सी क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, लाइन चार्ट से पता चल रहा है हमें, और ये इंपॉर्टेंट होती है और ये हमें इंडिकेट करेगी कि अब मार्केट बुलिश हो चुकी है। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि 4 आवर पे रिजेक्शन क्लोजिंग, उसके बाद चेंज ऑफ ट्रैक्टर भी हो चुका। 1 आवर पे हमने देख लिया है, मे भी हमारे पास पहले भी आ जाए। 30 मिनट पे भी है हमारे पास चेंज ऑफ ट्रैक्टर। देखो इसके ऊपर प्रेशर लेने से पहले यहाँ पे हमारे पास एक इंटरनल में हमारे पास स्विंग हाई बना हुआ है, इंटरनल में स्विंग हाई बना हुआ है, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बजाय इसको भी, ये ज्यादा हमारे पास ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होगा, जिसके ऊपर हम ज्यादा रिलाय कर सकते हैं, और ये वाला भी है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। मार्केट हम इस पे भी कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो चुकी है। अब जब चेंज ऑफ ट्रैक्टर हो जाएगा, देखो इसके ऊपर ये माइनर सी क्लोजिंग आ चुकी है, तो ये बुलिश हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैंने आपको बताया कि हमने दोबारा उसी टाइम फ्रेम पे आना है जिसपे हमने चेंज ऑफ फैक्टर देखा, और जिसपे हमने की लेवल को फाइंड आउट किया, जिसपे हमने की लेवल को फाइंड आउट किया, रिजेक्शन देखी, और तो 4 आवर के मुताबिक अब मार्केट बुलिश है। तो जब बुलिश है, चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है कि हमने पॉसिबल जो की लेवल्स हैं, हमने जिस टाइम फ्रेम के ऊपर, जिस टाइम फ्रेम को हम देख रहे हैं कि वो बुलिश हो चुका है, तो उस टाइम फ्रेम के ऊपर हमने देखना है कि हमें यहाँ पे जो की लेवल्स हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं। हमारे पास की लेवल्स ये भी हैं जिनके ऊपर रिजेक्शन ली है, और एक ये भी लेवल है, ठीक है, एक ये भी लेवल है। अब हमने प्रेफर किसको करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट दोबारा यहाँ पे आके इनको टैप करेगी या इसको यूज करेगी जो एक न्यू वाला बना हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पैदा होता है। तो इसके अंदर मैं एक और आपके सामने टॉपिक क्लियर कर दूंगा, वो है हमारे पास लाइंस। हम डिस्कस कर रहे हैं एसएनआर को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसमें जो फ्रेश और अनफ्रेश लाइंस क्या होती हैं इनको हम कवर करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो फ्रेश लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं, फ्रेश लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं, बहुत सिंपल है, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं। सबसे सिंपल कहूँ तो ये, क्योंकि ये हमने बस ऑब्जर्व करना होता है। क्या ऑब्जर्व करना होता है कि जो भी हमारी लाइन है, जैसे भी है, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, वो फ्रेश उस वक्त होगी, वो फ्रेश उस वक्त होगी जब उसके ऊपर ना तो किसी कैंडल की कोई विक होगी, और ना तो कैंडल ने वहां पे क्लोजिंग दी होगी, कैंडल की वहां पे ना तो बॉडी होगी, ना तो वहां पे विक होगी, तब तक वो फ्रेश रहेगी। सही है। वो अनफ्रेश उस वक्त हो जाएगी, अनफ्रेश उस वक्त होगी जब उसके ऊपर विक भी आ जाएगी, और जब उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग भी हो जाएगी, वो अनफ्रेश होगी। सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। अब इस फ्रेश और अनफ्रेश में से हमने रिलाय किसके ऊपर करना है, तो उसमें यह है कि जो हमारे पास फ्रेश लाइन है उसके ऊपर हमने ज्यादा रिलाय करना है, उसको हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एज कंपेयर टू द अनफ्रेश लेवल। फ्रेश को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एज कंपेयर टू द अनफ्रेश। अब वो क्यों? क्योंकि ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, इस लाइन के ऊपर जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, वो फुलफिल होते हैं। ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स फुलफिल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने यहाँ पे डिमांड क्रिएट की, यहाँ पे जो उनके पास, उन्हें जितने, फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे 2000 ऑर्डर्स को फुलफिल करना था, लेकिन जब वो यहाँ से डिमांड क्रिएट कर रहे थे उस वक्त यहाँ पे, मतलब अगर फॉर सपोज वो बायर्स हैं, और बायर्स के सामने कौन आता है, सेलर आता है, तो यहाँ पे 2000 बायर्स हैं, लेकिन 2000 बायर्स के लिए यहाँ पे जो 2000 बायर्स के सामने सेलर सिर्फ 1000 है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कि वो वेट करेंगे, सम टाइम वेट कर सकते हैं अगर ज्यादा कंसोलिडेट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये लाइन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉजिक के, ये लाइन क्यों दोबारा यहाँ पे आती है और यहाँ पे टैप करके इसको यूज करती है। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि सपोज उन्होंने 2000 ऑर्डर्स को फिल करना था, उन्हें अभी सिर्फ 1000 ऑर्डर्स मिले, तो उन्होंने उन ऑर्डर्स को फिल किया और यहाँ से अपसाइड में चले गए। अब उनके रिमेनिंग ऑर्डर्स 1000 पेंडिंग है, और उनका जो एक फेवरेबल, उनका जो, मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट एरिया, या जो उन्हें मतलब उन्हें अच्छा लेवल लग रहा है, वो ये लेवल है, और
वो अपने वन रिमेनिंग पेंडिंग 1000 ऑर्डर्स को यहाँ से फुलफिल करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, दोबारा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे विक देते हैं और यहाँ से वो ऑर्डर को फुलफिल करके यहाँ से दोबारा अपसाइड में जाते हैं। ठीक है, तो दैट द सिंपल रीजन। तो जब तक वो लाइन फ्रेश रहेगी, हमें पता चलता, हमें हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हैं तो हमें पता चलता है, हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ से इंस्टीट्यूशन अपसाइड में जा रहे हैं हम उनकी डायरेक्शन में, मतलब हम जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके अगेंस्ट में नहीं, उनके जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। सिंपल। ठीक है, दैट्स व्हाई जो फ्रेश लेवल्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कम्पेयर टू द अनफ्रेश लेवल्स। सही है। अब जब मल्टीपल टाइम्स, फॉर एग्जांपल मल्टीपल टाइम एक लेवल पे मार्केट टैप करती है, वीक देती है, तो क्या वो वीक होगी या अनफ्रेश, क्या वो वीक होगी या स्ट्रॉन्ग होगी, ध्यान में आता है। एक दफा पे वीक आ गई तो वो अनफ्रेश हो गया, तो मल्टीपल टाइम टैप हो गई तो वो तो अनफ्रेश लेवल है। एक तो अनफ्रेश फ्रेश के मुकाबले में कम रिलायबल है, एक चीज। दूसरी चीज, जब मल्टीपल टाइम यहाँ पे टैप होगी तो ये लेवल उतना वीक होगा, उतना कम रिलायबल होगा और इसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सही है। और सपोज एक हमारे पास सपोर्ट है, एक सपोर्ट है जो मल्टीपल टाइम टैप हुई और उसके बाद ये ब्रेक हो गई, और ब्रेक होने के बाद अब इसने एज ए रेजिस्टेंस, यानी सपोर्ट ब्रेक्स एंड टर्न्स इनटू अ रेजिस्टेंस, तो ये जब रेजिस्टेंस के तौर पे यूज होगी तो क्या ये अब फ्रेश रहेगी या अनफ्रेश रहेगी, क्वेश्चन पैदा होता है ज़हन में, माइंड में आता है कि क्या ये अब फ्रेश होगी या अनफ्रेश होगी। तो देखो ये सपोर्ट के तौर पे अनफ्रेश हो गई थी जब ये मल्टीपल टाइम टैप हुई, लेकिन अब इसने ब्रेक किया है तो दोबारा इसको जब यूज करेगी तो ये एज अ फ्रेश रेजिस्टेंस के तौर पे हमारे पास होगी। ठीक है, और जितनी ज्यादा दफा यहाँ पे टैप हुआ होगा उतना ही ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल होगा। सही है ना, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। फ्रेश और अनफ्रेश प्लेयर हो गया, इसके रिगार्डिंग आप कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद स्टोरी लाइन क्या होती है, स्टोरी लाइन को मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। स्टोरी लाइन, स्टोरी लाइन आपको बता देता हूँ। स्टोरी लाइन में क्या होता है, जैसे मार्केट बेयरिश थी, मार्केट क्या थी, बेयरिश थी, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट बेयरिश थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब बेयरिश थी, फॉर एग्जांपल इसने कहाँ कहाँ से ये बेयरिश हुई, ये बेयरिश हुई यहाँ पे हमारे पास एक ओपन क्लोज लेवल है जिसपे इसने टैप किया, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसने आई थिंक चेंज ऑफ, या इसने चेंज ऑफ ट्रैक्टर भी किया। टैप करने से पहले इसने ये स्विंग लो लगाया, तो ये स्विंग लो के नीचे इसने क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे ये मार्केट बेयरिश हो गई। उसके बाद ये बुलिश कब हुई, बुलिश कब हुई, उसके बाद आई थिंक ये बुलिश नहीं हुई, यहाँ पे भी बुलिश नहीं हुई, ये बुलिश यहीं पे ही हुई। ठीक है, तो स्टोरी लाइन क्या होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये थी हमारे पास 4 आवर की एक रेजिस्टेंस, एक बेयरिश रेजिस्टेंस थी जिसके ऊपर मार्केट ने टैप किया और यहाँ से बेयरिश हो गई। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो लाइन है ये एक स्टोरी लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस है की लेवल है ये एक स्टोरी लाइन है 4 आवर टाइम फ्रेम की, जिस एक बेयरिश स्टोरी लाइन है जहां से मार्केट बेयरिश हुई। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को टैप किया और यहाँ पे चेंज ऑफ ट्रेंड किया, तो ये एक की लेवल है, एक सपोर्ट है, एरिया है जिसके ऊपर मार्केट टैप किया, बुलिश हुई, तो हम कहते हैं कि ये स्टोरी लाइन मार्केट, ये स्टोरी लाइन एक बुलिश स्टोरी लाइन है, यानी एक ऐसी स्टोरी लाइन जिसने बेयरिश स्टोरी लाइन को बुलिश स्टोरी लाइन में टर्न किया 4 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, यूं हम स्टोरी लाइंस के बिटवीन में प्ले करते हैं, यानी यहाँ पे मार्केट बेयरिश है, 4 आवर की स्टोरी लाइन है, मार्केट बेयरिश है, तो अब हम तब तक सेल करते रहेंगे जब तक मार्केट किसी बुलिश स्टोरी लाइन को टैप करके क्लोज देके चेंज ऑफ ट्रैक्टर नहीं करती, तब तक मार्केट बेयरिश स्टोरी लाइन में रहेगी। जब टैप किया, चेंज ऑफ ट्रैक्टर हो गया, मार्केट बुलिश हो गई, मार्केट की 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो स्टोरी लाइन है वो बुलिश हो गई। ठीक है, और अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट की जो स्टोरी लाइन है वो बुलिश है, इट नेवर टर्न बेयरिश। हाँ, अब ये जो बुलिश स्टोरी लाइन है ये एंड कहाँ पे हो सकती है, मतलब अब बुलिश स्टोरी लाइन है ये बेयरिश स्टोरी लाइन में कब टर्न हो सकती है, उसके लिए हमारे पास लेवल यहाँ पे है, एक बुलिश और बेयरिश कैंडल से मिलकर एक हमारे पास रेजिस्टेंस बनती है, इसके अलावा ये हमारे पास लेवल है। अब यहाँ पे हमारे पास दो लेवल आ गए हैं, एक ये वाला फ्रेश लेवल है जिसके ऊपर मार्केट ने राइट साइड पे कभी टैप नहीं किया अभी तक, और एक ये वाला लेवल है
ओपन क्लोज लेवल जिसके ऊपर मार्केट ने एक दफा टैप कर लिया, तो ये एक अनफ्रेश लेवल है, ठीक है। तो इन दोनों में से प्रेफर किसको करेंगे? इस वाले लेवल को प्रेफर करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको अगर हम रिफाइन करना चाहें तो उस केस में हम इसको भी देख सकते हैं, और उसमें हमें पता चलता है कि ये वाला सारा जोन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां से हम सेल कब करेंगे? आपको बताया कि मार्केट बुलिश है, सेल तब करना है जब मार्केट बेरिश होगी, और बेरिश के लिए कंडीशन क्या है कि मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम की ये लेवल्स हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे जा रही है, तो 4 आवर की कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन ले, 4 आवर की कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन ले, और रिजेक्शन लेने के बाद 2 टाइम फ्रेम यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ ट्रैक्टर आए, तब हम सेल कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है, चेंज ऑफ ट्रैक्टर नहीं आता, तो मार्केट विल रिमेन स्टिल बुलिश, और जो हमारे पास फ्रेश लेवल्स हैं डिमांड के लिए, हम उन्हें कंफर्मेशन के साथ यूज करते रहेंगे, और मार्केट डिमांड में जाती रहेगी, ठीक है। आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना है। तो ये हम मैंने स्टोरी लाइन भी डिस्कस कर लिया, फ्रेश अनफ्रेश लाइंस क्या होती हैं इसको भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम ट्रेंड लाइंस को कैसे यूज करते हैं, ट्रेंड लाइंस को कैसे यूज करते हैं, ये जैसा कि हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमने ये लेवल पॉइंट आउट किया, तो हमने क्या करना है, 1 टाइम फ्रेम लोअर जाना है, और मे बी 2 टाइम फ्रेम लोअर जाना है, और लाइन चार्ट को ओपन करना है। पार्ट टू में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो हमारे पास लाइन चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको अब पता चलेगी जब हम ट्रेंड लाइंस को यहाँ पे यूज करेंगे, और ट्रेंड लाइंस को कैसे यूज करते हैं, इसका हम कॉन्फिडेंस कैसे लेते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। ट्रेंड लाइंस पर हम ट्रेड नहीं करते, ट्रेंड लाइंस को हम अपने की लेवल पे एज एन एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस यूज करते हैं। जैसे मैंने ये लाइन चार्ट ओपन कर लिया है, और इस पे हम पॉसिबल ट्रेंड लाइंस को ड्रा करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक ट्रेंड लाइन आती है, जिस पे देखो मार्केट ने, ये एक ट्रेंड लाइन है जिस पे मार्केट ने यहाँ पे जिसको एज अ सपोर्ट यूज कर रही है, ठीक है, एज अ रिवर्सल ट्रेंड लाइन यूज कर रही है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हमने कैसे यूज करना है, ये वाली जो टूल है रे टूल, इसको हमने यूज करना है, और हमने 2 पॉइंट्स को मीट करना है, 2 पॉइंट्स को मीट करना है, और थर्ड पॉइंट पे हमारी एंट्री होगी। सेम वे में देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये वाली रे ली है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट मैंने मीट किया है, और थर्ड पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारी एंट्री होती है। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बट हमें एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है, ठीक है। मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है, और यहाँ पे फिर दी है क्लोजिंग वगैरह जो कुछ भी आप देख सकते हैं, और यहाँ से बुलिश हो गई। और सेम वे में अब मार्केट अब इसके अलावा और भी मतलब मल्टीपल ट्रेंड लाइन को हम यूज कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ से भी हमको ट्रेंड लाइन अगर हमें मिलती है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई देखो, हमने फोर्स नहीं करना, अगर हमें पॉसिबल ट्रेंड लाइन मिल जाए तो हमने देख लेना, अदरवाइज एक ट्रेंड लाइन मिल गई है, ठीक है, दैट्स इनफ, दैट वुड बी इनफ, मे बी दिस वन। तो ये भी देखो, ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं। देखो मार्केट ने इसी को ही टैप किया और यहीं से अपसाइड में जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो अब यहाँ पे मार्केट आ रही है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लेने के लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आती है, ये देखो, यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे वीक दे, यहाँ पे वीक दे, ये भी बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। उसके अलावा यहाँ पे है, ये ट्रेंड लाइन देखो यहाँ पे यूज हुई है, यहाँ पे, और मे बी समवेयर हियर, यहाँ पे यूं हम कह सकते हैं, यहाँ पे ये यूज हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट बुलिश है, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है कि लेवल है, हमारे पास एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए हमने ट्रेंड लाइन को यूज किया। तो यहाँ पे अगर प्रेशर आता है, चेंज ऑफ ट्रैक्टर होता है, तो मार्केट बुलिश होगी, अदरवाइज मार्केट सॉरी बेरिश होगी, अदरवाइज मार्केट बुलिश होगी। तो ट्रेंड लाइंस को मैंने आपको बताया कि किस वे में हम यूज करते हैं। इसके बाद हम ट्रेंड लाइंस की आपको मैं टाइप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, वेरी सिंपल है। ओके, ट्रेंड लाइंस के मैं आपको थोड़ा सा लाइन चार्ट पे बता देता हूँ, और उसके बाद लाइन चार्ट के बाद मैं आपको यहाँ पे हम चार्ट पे भी उसके एग्जांपल्स को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रेंड लाइन आती है, वो मतलब जो हमने एक की लेवल को, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो देखा कि वो हमारे पास सपोर्ट के तौर पे एक्ट करती है, तो ब्रेक करेगी तो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी। सेम वे में हमारे पास मतलब एसपीआर और आरबीएस जो हमारे पास लेवल्स होते हैं। इसके बाद ट्रेंड लाइंस में भी ऐसे ही है, 2 लेवल्स को हमने मीट करना है। मतलब यहाँ पे हमारे पास
फॉर एग्जांपल मार्केट यूं जा रही है, एक लेवल, इसको मैं फिलहाल के लिए हटाता हूँ, एक लेवल हमारे पास यूं आता है एंड देन मार्केट अगेन यहाँ पे आती है, एक ट्रेंड लाइन बनाती है और उसके बाद इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाले जो दो लेवल्स हैं इनको हम मीट करेंगे, तो ये लाइन एज अ सपोर्ट यूज हो रही थी, जिसने यहाँ पे सपोर्ट ली, तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो उसके बाद ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी। मतलब हम इस ट्रेंड लाइन को कह सकते हैं कि ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रही थी, ब्रेक करती है रेजिस्टेंस के तौर पर, मतलब सपोर्ट ब्रेक्स एंड टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस, एसबीआर जोन हम इसको कह सकते हैं, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे हमारी एंट्री होगी, ठीक है। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन पे डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, यहाँ पे एक की लेवल का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक की लेवल हो और उसकी की लेवल के साथ हम एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, और इस ट्रेंड लाइन को हम एसबीआर या क्या सिंपल कहें कहीं तो अपने नाम में ब्रेक एंड रिटेस्ट ट्रेंड लाइन, हम इस ट्रेंड लाइन को नाम देते हैं। इसके अलावा और ट्रेंड लाइन जो हमारे पास आती है वो, उसमें हम देख सकते हैं कंटिन्यूएशन ट्रेंड लाइन हो सकती है। जैसे कंटिन्यूएशन ट्रेंड लाइन क्या होती है, जो दूसरी टाइप है ट्रेंड लाइन की जो हम देखेंगे, सपोज यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मार्केट ने एक दफा टैप किया, दूसरी दफा टैप किया और तीसरी दफा मार्केट यहाँ पे है। तो हम इन दो लेवल्स को मीट करें और मार्केट तीसरी दफा यहाँ पे आती है, तो तीसरी दफा यहाँ पे आती है यूं टैप करने, तो दो लेवल्स को मीट करेंगे, थर्ड पॉइंट में हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे मार्केट ये टैप करेगी। तो ये इस ट्रेंड लाइन को हम कंटिन्यूएशन ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और एंट्री के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई की लेवल होना जरूरी है, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेक एंड रिटेस्ट है, ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड लाइन है। सेम वे में कंटिन्यूएशन ट्रेंड लाइन वर्क करती है जब मार्केट सपोज यहाँ पे डाउन में आ रही होती है, यहाँ पे हमारे पास डाउन में आ रही होती है, तो जब थर्ड टाइम दो दफा यहाँ पे दो पॉइंट्स को मीट किया, थर्ड पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट होगा जहाँ पे मार्केट टैप करेगी तो ये डाउन में आएगी, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। एंट्री के लिए यहाँ पे हमारा कोई की लेवल होना जरूरी है। ये भी हमारे पास कंटिन्यूएशन ट्रेंड लाइन है, ये बेरिश कंटिन्यूएशन ट्रेंड लाइन है और ये बुलिश कंटिन्यूएशन ट्रेंड लाइन है। तो सेम वे में जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सपोर्ट ब्रेक्स एंड टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस, तो सेम वे में हमारे पास सपोज यहाँ पे एक लाइन रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आती है और इन दो पॉइंट्स को मीट करें और सपोज मार्केट इस लाइन को, इस रेजिस्टेंस लाइन को डायरेक्ट ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद ये लाइन एज अ सपोर्ट वर्क करेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, एंट्री के लिए हमारा यहाँ पे की लेवल का होना जरूरी है। तो दैट्स आल्सो ब्रेक एंड रिटेस्ट ट्रेंड लाइन, या आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक्स एंड टर्न्स इनटू अ रेजिस्टेंस, यानी आरबीएस ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं। जो मर्जी आप नाम दे दें, नाम मैटर नहीं करता, वर्क कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स मतलब एसएनआर में हमें स्ट्रक्चर्स किस किस्म के देखने को मिलेंगे और किस वे में हम उसको ट्रेड करेंगे, इसमें देखते हैं। मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो हायर हाइज हायर लोज बनाती हुई जाती है, ठीक है। हायर हाइज हायर लोज, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम मार्केट डाउन में आती है, अप ट्रेंड में होती है, तो इसको एक हायर लो क्रिएट करना चाहिए और हायर लो क्रिएट करके हायर हाई। लेकिन क्या होता है कि मार्केट हायर लो क्रिएट करने के बजाय अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है, डायरेक्ट ब्रेक कर देती है। तो जब ब्रेक कर देती है तो मार्केट अपने करेक्टर को चेंज कर देती है, मार्केट बेरिश हो जाती है। तो ठीक है, इस केस में मार्केट बेरिश हो जाती है, हमारे पास कंफर्मेशन आ जाती है, और उस केस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक शोल्डर है, मार्केट ने अपना हेड बनाया, अपना लेफ्ट शोल्डर बनाया। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि मार्केट या तो इस लेवल को टैप करेगी या तो इस लेवल को टैप करेगी और मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जा सकती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे इस लेवल को यूज करती है। तो ये वाला जो लेवल होता है, जो लास्ट हमारे पास ये जो हमारे पास ये जो स्विंग हाई होता है, जो मतलब जो लेफ्ट शोल्डर होता है जिसे हम कह सकते हैं, इसको हम एसएनआर में QML कहते हैं। अब QM क्या होता है, QM स्टैंड फॉर काजीमोडो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, QM स्टैंड फॉर काजीमोडो, ठीक है। काजीमोडो लेवल कह सकते हैं या आप लेफ्ट शोल्डर भी कह सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसको मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लेफ्ट शोल्डर को यूज करती है और यहाँ से हमें डाउन में जाती हुई मिलती है।
अब इसके लिए एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हम कैसे लेते हैं, आपको बताया कि हमने ट्रेंड लाइन का यूज करना है, 2 पॉइंट्स को मीट करना है, थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास स्ट्रक्चर यूं होता है। इसके बाद मार्केट ऐसा नहीं कि यहीं से ही जाएगी, मार्केट हेड से भी जा सकती है, और वो डिपेंड करेगा। अब एमएमसी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर पहले एसएनआर को कवर कर लूं, फिर मैं फर्दर बताऊंगा कि एमएमसी को हम कैसे कंबाइन करते हुए इसके साथ चलेंगे। मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 लेवल्स आ चुके हैं। अब मार्केट किस लेवल को यूज करेगी, हम इसमें एमएमसी को यूज करेंगे। एमएमसी के मुताबिक अब यहाँ पे बात करें तो क्या बन रहा है, एक नो नेक डब्ल्यू बन रहा है, एक नो नेक डब्ल्यू बन रहा है, जिसमें हमारे पास लेफ्ट शोल्डर भी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये वाली जो सारी डिमांड है, ये वाली हम यूज करते हैं, और नेक्स्ट जब डिमांड आएगी तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो सेंट्रल एरिया आ रहा है, सेंट्रल एरिया पे ही एग्जैक्टली हमारा जो ये लेफ्ट शोल्डर है ये आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आता है कि मार्केट का यहाँ पे वॉल्यूम हाफ हो रहा है, मार्केट का डिमांड का वॉल्यूम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और मार्केट यहाँ से डाउन में जा सकती है। उसके बाद एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए एसएनआर यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन आ जाती है। उसके बाद और भी मल्टीपल चीजें हम यूज कर सकते हैं, कैंडल कंफर्मेशन या रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, इन एमएमसी वी कैन डू दैट। ठीक है, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि हमारा एसएनआर का जोन यहाँ पे आ रहा होगा और एमएमसी का जोन यहाँ पे आएगा। तो जहाँ पे एमएमसी का जोन होगा, जहाँ पे रिवर्सल रिटेस्टिंग एरिया होगा, वहीं पे एसएनआर का लेवल होगा, और वो चीज हमें एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देगी। और एनालाइज कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एमएमसी का एनालिसिस करना है, और फिर हमने एक अलग चार्ट पे एसएनआर का एनालिसिस करना है, और देखना है कि एसएनआर के लेवल्स कहाँ पे हैं और एमएमसी के कहाँ पे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो हमारे पास सेम लेवल्स आएंगे, और हम फिर फर्दर उसको कॉन्फिडेंस के साथ यूज भी कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है, एक क्यूएमएल, इसे हम कहते हैं क्वाजीमोडो लेवल, क्यूएमएल लेवल। ठीक है, इसके बाद ये वाला हेड भी, ये भी हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ये भी यूज हो सकता है। उसके बाद और स्ट्रक्चर्स की बात करें तो, एक स्ट्रक्चर होता है, ये क्यूएमएल हटा देता हूँ। यहाँ से भी मार्केट डाउन में जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, और यहाँ से भी जा सकती है। ठीक है, वो हमने मल्टीपल कॉन्फ्रेंस के साथ चलना होता है कि किसको हमने यूज करना है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे जो लेवल है वो अनफ्रेश हो, यहाँ पे फ्रेश हो, दैट्स व्हाई मे बी वी वांट टू प्रेफर इट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो ये होता है कि सपोज प्राइस एक लेवल को एज अ सपोर्ट यूज करती है, और उस सपोर्ट को बाद में ब्रेक कर देती है, तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल आता है, ये वाला, ये एज अ सपोर्ट यूज होता है। तो जब इसको ब्रेक करेगी तो इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है एसएनआर में वो ये होता है, जिसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक एसपीआर लेवल है। सेम वे में हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मार्केट बॉटम बनाती है। ठीक है, बॉटम बनाती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करती है, और रेजिस्टेंस बनाती है और उसको डायरेक्ट ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद इस लेवल को मार्केट एज ए मतलब आरबीएस जोन यूज कर सकती है, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक्स एंड टर्न्स इनटू अ रेजिस्टेंस, टर्न्स इनटू अ सपोर्ट। एक स्ट्रक्चर हमें ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो डबल टॉप होता है वो कैसे वर्क करता है, डबल टॉप एसएनआर में कैसे वर्क करता है, मार्केट ने एक टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट डाउन में आती है, और दोबारा इस टॉप, अब इस टॉप को यूज किया, इस टॉप पे एक रेजिस्टेंस बनाई, दोबारा इस टॉप को यूज करती है और डाउन में आ जाती है। तो इस केस में हमने इस रेजिस्टेंस को यूज करना होता है। ठीक है, फर्स्ट टॉप मार्केट ने बनाया और सेकंड टॉप पे हमारी एंट्री होती है इसमें। ठीक है, इस शोल्डर में हमारी एंट्री यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे हेड पे भी हो सकती है। इस केस में हमारी एंट्री इस रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट जो रेजिस्टेंस में टर्न हुई है वहां पे एंट्री हो सकती है। इसके अलावा हमारी इसमें एंट्री होती है, ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक करती है सपोर्ट के में टर्न करती है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो डबल टॉप होता है, इस दूसरे टॉप पे हमने यहाँ पे एंट्री बनानी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल है, हमारे पास लेवल्स या स्ट्रक्चर्स जो हम एसएनआर में देखते हैं। सिंपल आपको एक्सप्लेन करूं, सिंपल आपको बताऊं तो ये सारे लेवल्स हमारे पास इसी स्ट्रक्चर में, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें ही हमें देखने को मिलेंगे। मतलब इसके अंदर हमारे पास ये क्यूएमएल लेवल भी आएगा, इसके अंदर हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल भी आएगा, इसके अंदर हमारे पास ये एसबीआर लेवल भी आएगा। ठीक है, अब हमारी ये स्किल होती है, हमारा ये एक्सपीरियंस होता है कि हमने किसको यूज करना है। इसके अलावा हमें यहाँ पे गैप लेवल, यहाँ पे हमें गैप लेवल या ओपन क्लोज लेवल भी देखने को मिल सकता है। देखो, ये हमारे पास ओपन क्लोज मतलब यहाँ पे दो बेरिश बेरिश कैंडल हो सकती हैं जिनके ओपन क्लोज लेवल हो सकता है।
अब आपको इतना तो पता होना चाहिए, मैंने सारा क्लियर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ओपन क्लोज लेवल भी हो सकता है जिसको मार्केट यूज कर सकती है। यहाँ पे हमारे पास ये QML लेवल भी हो सकता है। मे बी दिस ओपन क्लोज लेवल। यहाँ पे हमारे पास ये वाला SPR लेवल हो सकता है। SPR सिंपल आपको कंक्लूड करके एट द एंड अगर आपको बताऊं तो एक ही स्ट्रक्चर में ये हमें मल्टीपल लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करे। सेम केस यहाँ पे जब मार्केट डाउन में आएगी, बेरिश होगी, तो डाउन में आती है, अपना लो बनाती है, उसको ब्रेक करती है, तो जब दोबारा आती है यहाँ पे, दोबारा आती है, ये लेफ्ट शोल्डर हेड बनाती है, इसको ब्रेक करती है, तो जब दोबारा आती है तो किसको यूज कर सकती है, किसको यूज कर सकती है? हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस RBS लेवल है, हमारे पास ये QML लेवल है, हमारे पास ये सपोर्ट एरिया है, और मे भी यहाँ पे कोई गैप, कोई ओपन क्लोज लेवल भी हो। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट में टर्न कर जाएगी, ये हमारे पास ओपन क्लोज लेवल है जिसको यूज कर सकती है, ये हमारे पास एक QML लेवल है, सेम केस में ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। ठीक है, मैंने ट्रेंड लाइंस के टाइप्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके टाइप्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो लेवल होता है, एक लेवल होता है, उसको फिल्टर कैसे करते हैं इस पर बात करते हैं। ये आज का आखिरी टॉपिक होगा, बाकी हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। जो हमारे पास फिल्टर कैसे करते हैं, मतलब हमने यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमने लेवल देखा, या हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास है यहाँ पे, इसको हम फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। आपको बता देता हूँ, पहले थियोरेटिकली बताता हूँ कि एक लेवल को, अगर देखो ये एक लेवल है, फॉर एग्जांपल हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमने की लेवल को फाइंड आउट किया, जोन तो नहीं, लाइन होगी, और ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमने इनको फाइंड आउट किया। अब जब 4 आवर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है, उसको फिल्टर करने के लिए, फिल्टर करने का मेन पर्पस ये होगा कि हमने अपने SL को, अपने स्टॉप लॉस को डिक्रीज कैसे करना है। तो फिल्टर करने के लिए हमारे पास ये एक लेवल आ चुका है, हमने 4 आवर से 1 आवर टाइम फ्रेम में जाना है। हमने देखना है कि जो हमारी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस उसके ऊपर 1 आवर पे हमें कोई नियरेस्ट कोई लेवल अगर देखने को मिल रहा है तो हमने उसको भी मार्क कर लेना है। जैसे इसके नियरेस्ट में 1 आवर पे हमें कोई लेवल देखने को मिल रहा है, एक और रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। यस, SPR लेवल देखने को मिल रहा है, उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे रिफाइन होता है तो उसको भी रिफाइन कर सकते हैं। अगर 4 आवर का लेवल है तो हमने 2 टाइम फ्रेम ही जाना है, 2 टाइम फ्रेम ही रिफाइनमेंट करनी है। हमने चेंज ऑफ करेक्टर भी 2 टाइम फ्रेम लोअर देखना है, हमने ट्रेंड लाइन को भी 2 टाइम फ्रेम लोअर देखना है, और हमने फिल्टरिंग भी, जो की लेवल की फिल्टरिंग है ना, वो भी हमने 2 टाइम फ्रेम लोअर करनी है। यानी 4 आवर है तो हमने 15 मिनट पे नहीं जाना, 1 आवर 30 मिनट, दैट्स इनफ, और ज्यादा फिल्टर नहीं करना अगर होता भी है तो हमारे पास 1 आवर के रेजिस्टेंस के ऊपर हमने फिल्टर करना है, और जो हमारी सपोर्ट है उसके नीचे हमने फिल्टर करना है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर फिल्टर करना है और सपोर्ट के नीचे फिल्टर करना है। सपोज हमारे पास ये एक की लेवल है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, सॉरी, अच्छा, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, इसको अब हम रिफाइन करना चाहते हैं 1 आवर पे। हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि इसके ऊपर हमारे पास कोई लेवल आ रहा है, नियरेस्ट हमने बात करनी है। ठीक है, कितना नियरेस्ट, अब आप क्वेश्चन पैदा होगा कितना नियरेस्ट, तो उसमें ये है, गोल्ड की अगर बात करो ना, गोल्ड की, तो गोल्ड में हमने जब लो वॉल्यूम मार्केट में होगा तो उस वक्त हमने रिफाइन करना है 20 to 30 पिप्स अबव द लेवल। ये लेवल हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम का है, मेजर लेवल है, तो इसके ऊपर हमने 20 to 30 पिप्स रिफाइन करना है लो वॉल्यूम में। ठीक है, हाई वॉल्यूम में हम 40 to 50 पिप्स मैक्सिमम जा सकते हैं, इसके ऊपर हमने रिफाइन नहीं करना। तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमें एक SBR लेवल देखने को मिल रहा है, यानी एक सपोर्ट थी जो एज अ रेजिस्टेंस टर्न हो सकती है, पहले भी यूज हुई है, पहले भी यूज हुई है, अब भी यूज हो सकती है। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये भाई एक अनफ्रेश है, क्योंकि ये यहाँ पे 2 दफा टैप हो चुकी है। देखो हमारे पास जो मेन रेफरेंस है वो एक फ्रेश लेवल का है,
और हम जो कर रहे हैं वो रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, हम रिफाइन कर रहे हैं। और इनके दरमियान अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 20 और अप्रोक्सीमेटली 25 पिप्स है, तो ये हम रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फर्दर 30 मिनट पे जाते हैं टू टाइम फ्रेम लोअर और देखते हैं कि क्या ये फर्दर रिफाइन हो सकता है। तो हमें पता चलता है कि इस रेंज में ये फर्दर रिफाइन नहीं हो सकता। ये लेवल आ रहा है, अपसाइड में एक और एसपी आ रहा है, लेकिन मेन रेफरेंस हमारा मेजर लेवल से, जो हमारा मेन लेवल है, मेजर लेवल है, वहां उसके रेफरेंस से हमने देखना है डिस्टेंस। तो ये हमारे पास 100 और मे बी 110 पिप्स हो चुका है, तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। हमारी जो मिनिमम जो मैक्सिमम हमने रिफाइनमेंट कर लिया है वो यहाँ तक ही होगी, इससे ज्यादा हम रिफाइन नहीं कर सकते। तो हमें पता चलता है कि ये वाला जो जोन है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम की रिजेक्शन आए, चेंज ऑफ फैक्टर हो, तो मार्केट कैन टर्न बेयरिश, ठीक है। मकसद मेरा आपको है कि रिफाइनमेंट कैसे करनी है। तो रेजिस्टेंस को हमने मेजर लेवल के ऊपर रिफाइन करना है, टू टाइम फ्रेम लो, आपने नोट डाउन कर लेना है कि जो रेजिस्टेंस है मेजर लेवल की, उसके ऊपर टू टाइम फ्रेम रिफाइनमेंट करनी है अगर पॉसिबल हो, और कितनी रेंज में करनी है, ठीक है। 20 to 30 पिप्स लो वॉल्यूम में और 40 to 50 पिप्स हाई वॉल्यूम में हम समटाइम रेयर केसेस में कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो सपोर्ट, जहाँ ये जो स्टोरी लाइन है 4 आवर की, जिसने मार्केट, ये जो बुलिश स्टोरी लाइन है जिसने मार्केट को बुलिश किया, तो उसमें हमारे पास ये वाला ओपन क्लोज लेवल है, इसको हम रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये लेवल आ चुका है 4 आवर पे, हम क्या करेंगे, सपोर्ट है और सपोर्ट के नीचे रहेंगे, वन टाइम फ्रेम लोअर पहले जाते हैं मीन 30 मिनट 1 आवर पे, और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या रिफाइन होता है। ये लेवल है, इसको मैं रिफाइन करने की कोशिश करूंगा। मे बी ये जो बेरिश और बेरिश कैंडल है, इनका जो ओपन क्लोज लेवल है, इसके दरमियान अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो ये है ऑलमोस्ट 10 पिप्स है। यस, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। इसके अलावा एक और लेवल आ रहा है 1 आवर पे, ये बेरिश और बुलिश कैंडल का जो सपोर्ट एरिया है, इसको भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ। और मेन जो मेजर लेवल है उसके रेफरेंस से यहाँ तक जो डिस्टेंस मेजर करूंगा, तो वो मेरे पास 60 पिप्स आ रहा है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मैं इसको नहीं कंसिडर करूंगा, ठीक है, इसको नहीं कंसिडर करूंगा। और देखो मार्केट यहाँ तक आई भी नहीं, ठीक है। अगर हमें 30 मिनट पे इसकी रेंज के नीचे कोई पॉसिबल अगर देखने को मिलता है, रिफाइन करने का पर्पस, मेन पर्पस ये है कि हमारा एसएल छोटा हो, तो 30 मिनट में हमें पता चलता है कि ये इस लेवल के नीचे और ज्यादा रिफाइन नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। तो ये हमारे पास मिनिमम एरिया है जहां तक हम रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, ये वाला जो रिफाइंड एरिया है, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, और यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो डिक्रीज कर जाता है। देखो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा एसएल होता, एसएल हमने मैक्सिमम कितने का रख सकते हैं, 40 to 50 पिप्स हम रख सकते हैं हाई टाइम फ्रेम, मे बी 50 to 60 पिप्स हाई वॉल्यूम में। अगर हम 60 पिप्स का रखें, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम पे कम रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता तो ये मेरे पास एसएल 60 पिप्स का होना था, लेकिन मैंने रिफाइन किया, तो रिफाइन करने से मेरा एसएल डिक्रीज हो गया एंड इट इज अबाउट 48 पिप्स, ठीक है। तो यूं हम फिल्टर कर सकते हैं और अपनी जो एंट्री है उसको ज्यादा रिफाइन और एक्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है, कम एसएल के साथ। ये आपको बताना चाहता हूँ। तो फिल्टरिंग का भी आपको रूल बता दिया मैंने, आज कवर किया है। पार्ट 3 में हमने कवर किया है कि जब चेंज ऑफ नेटवर्क हो जाता है उसके बाद हमने दोबारा उसी लेवल पर आना होता है, वहां पर जो लेवल्स होते हैं उनको देखना होता है, फिर हमने फिल्टर करना होता है फ्रेश कौन सा है, अनफ्रेश कौन सा है, स्टोरी लाइन कैसे वर्क करती है, उसके बाद ट्रेंड लाइन का एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस कैसे लिया जाता है, एक रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट को टू टाइम फ्रेम हमने रिफाइन कैसे करना है, कितना रिफाइन करना है, ठीक है। अब ये गोल्ड में मैं बात करूं, जो फॉरेक्स करेंसीज हैं उनके अंदर आई थिंक उनके अंदर ऐसे नहीं वर्क करता, गोल्ड के अंदर बैक टेस्टिंग की हुई है तो इसमें ऐसे वर्क करता है। और इसमें अगर बात करूं, जो पुराना चार्ट है, मतलब आज से बात करें 5 से 6 महीने पहले का जो चार्ट है, उसके अंदर जो एसएल है वो 20 to 30 पिप्स मैक्सिमम था, यानी 20 to 30 पिप्स एसएल इनफ था। लेकिन अब मार्केट काफी ऊपर जा चुकी है, मार्केट का वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो इसीलिए इसके साथ साथ हमें अपने एसएल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आई थिंक 50 to 60 पिप्स इसमें रखना पड़ेगा गोल्ड में। पहले ये बैक टेस्टिंग अगर आप करें तो इसके अंदर 20 पिप्स भी सम टाइम मैक्सिमम ज्यादा होता था, ठीक है।
20 पिप्स भी ज्यादा होता था, लेकिन अब ये 50-60 पिप्स रहेगा। आई हैव ऑब्जर्व्ड इट व्हाइल बैक टेस्टिंग। ठीक है, इस हाई वॉल्यूम में। तो अब आपको कोई डाउट हो इसमें जो मैंने आज कवर किए हैं टॉपिक्स, तो आप पूछ सकते हैं।